नमस्कार साथियों। 2025 के आखिरी चरण पर रुपये ने एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर दिया है। डॉलर के प्रति बढ़ते बढ़ते 90 तक पहुंच गया। लोग तो अब पूरे सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 90 का आंकड़ा बाय द वे साइकोलॉजिकल नहीं है। ये इस साल रुपया डॉलर के प्रति 5% से ज़्यादा गिर चुका है। दुनिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर करेंसी बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में आपने हेडलाइंस में पढ़ा होगा कि कैसे ये डूबता हुआ रुपया, इसकी वैल्यू कैसे सीधा इम्पैक्ट करेगी हमारे इंपोर्ट कॉस्ट पर, पेट्रोलियम से लेकर के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट पर, सबके दाम कैसे बढ़ने वाले हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल इन्फ्लेशन कैसे बढ़ सकता है, शायद आपने इसके बारे में पढ़ा हो। साथ ही इंटरनेशनल एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ऐसी चीज़ों पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यह कितनी महंगी होने वाली है। दूसरी तरफ कुछ मीडिया, कुछ पक्ष के लोग आपको ये बताने में जुट गई कि रुपया का गिरना अच्छी बात है, रेमिटेंसेस एक्सपोर्ट रेवेन्यू के लिए फ़ायदेमंद है, खासतौर पर जब हमारी इकोनॉमी 50% यूएस टैरिफ की मार्च से जूझ रहा हो। क्योंकि रुपया का और गिरना लगभग तय है, तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अब इससे भी मास्टर स्ट्रोक बताने में जुट चुकी है। लेकिन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 2014 से पहले रवैया ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। एकदम अलग था। वो वाले मोदी रुपये को गिरने को लेकर के बहुत परेशान रहते थे। आए दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को इस मुद्दे पर खरी खोटी सुनाते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, देश बदल चुका है। जो उठता है वो खराब है, जो गिरता है वो अच्छा। वैसे में कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है। भारत सरकार ने पिछले 3 महीने से हमें कहा है कि नहीं कहा है, फिर से रुपया ठीक हो जाएगा, फिर से ताकत बढ़ जाएगी, कहा कि नहीं कहा। मित्रों, वो रोक पा रहे हैं, कोई निर्णय कर पा रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की पूरी अवस्था पर से उनका कंट्रोल खो चुका है। भी जब 100 का पेट्रोल आदमी खुशी खुशी भरवा रहा है, 500 से 1000 AQI में खुशी खुशी मॉर्निंग वॉक पर जाकर गहरी गहरी सांसें भर रहा है, तो ये छोटी मोटी करेंसी डेप्रिसिएशन से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन फ़र्क तो पड़ा है। टूटते हुए रुपयों ने मोदी सरकार के 3 बड़े झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। झूठ नंबर 1 कि पहली झूठ ये है कि हमारी इकोनॉमी ताबड़तोड़ गति से आगे बढ़ रही है। 8.2 का आंकड़ा
जो दिखाया जा रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो नारा लगाया जा रहा है, वो कितना खोखला है रुपया ने दिखा दिया। झूठ नंबर 2, गिरता हुआ रुपया हमारे देश के एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, हम और कम्पिटिटिव हो जाएंगे, यह भी झूठ दिख चुका है। और झूठ नंबर 3 कि रुपया सिर्फ बढ़ते हुए डॉलर के सामने कमज़ोर है। सरकार नैरेटिव कितना भी खरीद ले, लेकिन रुपया का जो भाव है वो हमारी असलियत को दुनिया के सामने बयां कर रहा है। मैं तो बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। इसलिए आज के एपिसोड्स में समझने की कोशिश करेंगे कि रुपये ने सबसे बड़ा पोल खोल कैसे कर दिया और इसका इम्पैक्ट आप पर क्या होगा, यह भी देखना जरूरी है। तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स हाल ही में रिलीज किए गए। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ 8.2% दिखाई गई सरकार द्वारा। ये सुनकर जनता वहाँ खुश। अप्रैल का इंक्रीमेंट दिसंबर में मांगने लगा, लेकिन एज यूजुअल जनता ने असली चीज़ें नहीं देखी। उसने ये नहीं देखा कि जीडीपी नंबर्स आने से ठीक पहले आईएमएफ ने इंडिया के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया है अपने 2025 रिव्यू में। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि उसने भारत को अपनी सेकेंड लोएस्ट रेटिंग दी है। अब हो सकता है आईएमएफ भी अर्बन नक्सल बन गया हो, टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर हो गया हो, लेकिन फैक्ट्स तो ये भी है कि आईएमएफ की जो पॉजिटिव खबर आती है उस पर सरकार बहुत ज़्यादा जश्न मनाती है। दरअसल सच ये है कि अक्टूबर के महीने में हमारे देश का रिटेल इन्फ्लेशन 0.25% तक गिर चुका था। अब इतना कम इन्फ्लेशन बाय द वे कोई अच्छी खबर तो नहीं है। आरबीआई के अपने वेरियस के हिसाब से, अकाउंटिंग्स के हिसाब से भारत में स्टेबल ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन हमेशा 2 से 6% के बीच होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका कम इन्फ्लेशन, इतना कम इन्फ्लेशन अपने आप में चिंता का विषय है। अगर इसमें कोई धांधली नहीं भी की गई हो, उसके ऊपर इतना लो इन्फ्लेशन रियल जीडीपी के नंबर्स को मैकेनिकली इन्फ्लेट कर देता है। अगर आपको लगता है कि हमारे देश का सच में इन्फ्लेशन 0.25% है, मुबारक हो। मेरा मतलब है आप कॉकरोच बन चुके हो। आज हमारा नॉमिनल जीडीपी 8.7% है। रियल जीडीपी जो हम पूरे दुनिया को बता रहे हैं, डंका बजा रहे हैं, वो 8.2 है। इतना नैरो गैप है इन्फ्लेशन का, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। 8.7% और 8.2% इसमें बहुत नैरो गैप है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल नहीं है। इसकी सच्चाई बहुत जल्दी बाहर आने वाली है, क्योंकि अब अगर इन्फ्लेशन थोड़ा भी बढ़ता है तो ये सीधा ग्रोथ नंबर्स को नीचे कर देगा। और भूलिए मत, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जीडीपी नंबर्स की असलियत वैसे में भी कोई छुपा नहीं सकता है। ये जो आप आंकड़ा के साथ खेल कर रहे हो, कुछ दिन और खेल कर सकते हो। खैर, इन नंबर्स को हम छोड़ते हैं। ये वाला जो जीडीपी नंबर्स है ना, इसके कंपोजिशंस में भी झोल है। सेकेंड क्वार्टर्स का ग्रोथ मेनली कैपिटल इंटेंसिव और हाई स्किल सेक्टर्स माने बैंकिंग टेक्नोलॉजी से आती है, जबकि जहां हाई वॉल्यूम्स है, हाई एम्प्लॉयमेंट है, जहां सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है जिसे कहते हैं, वो आज भी पीछे है। रूरल वेजेज की बात करें तो वो भी पीछे पड़े हुए हैं। एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करें तो 3.5% पर ही अटके हुए हैं। हमारे देश में 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स 16% जीडीपी का हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। अब यह कोई नई बात नहीं है कि जब भी रुपया डूबता है तो भक्त मंडली आके कहने लगती है कि हमारा एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारी कंपिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? पिछले एक दशक में डॉलर के प्रति 35% नीचे गया है, मानो 66 से 90 पर डॉलर हो गए हैं। लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स, जो ग्लोबल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स है, वो आंकड़ा अभी भी 2% पर ही अटका पड़ा हुआ है। अक्टूबर के अगर आप एक्सपोर्ट्स देखोगे तो करीबन 12% नीचे गए हैं। उल्टा टेक्सटाइल जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स, जहां से सामान बाहर आना होता है, रॉ मटेरियल्स बाहर आना होता है, उसके मार्जिन में भी बहुत टाइट हो गए। देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। यह साफ तौर से दिखता है कि रुपया की गिरावट ने बिना बेनिफिट कोई बेनिफिट नहीं दिया है हमारे देश को। पिछले 6 महीने से अगर हम IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, वो आंकड़ा जो देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट को मेजर करता है, वो लगातार कमज़ोर हो रही है। अक्टूबर में सीधा 0.4% तक चला गया। इसका मतलब है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो रही है। बांग्लादेश जैसा छोटा देश भी हमसे आगे निकल गया। जारा, H&M जैसे इंटरनेशनल ब्रांड भी बांग्लादेश से कपड़ा बनवाने लगे। वही भारत सिर्फ रॉ कॉटन ही एक्सपोर्ट कर पाया। इस साल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स
ने भारत से $17 बिलियन बाहर खींच लिया। साथ ही यूएस के साथ ट्रेड डील की क्लैरिटी ना मिलने पर एक्सटर्नल सेक्टर में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मोदी सरकार इंटरनेशनल इंडेक्स को हमेशा ही गलत बोलती है, चाहे वो डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, करप्शन इंडेक्स हो या हैप्पीनेस इंडेक्स हो, लेकिन इतने क्रिस्टल क्लियर रुपी डेप्रिसिएशन के नंबर को आप ना नेग्लेक्ट कर सकते हो और ना आप इसे टुकड़े टुकड़े गैंग बता सकते हो। बस ये कमबख्त डॉलर है, उसके अगेंस्ट कमजोर हो रहा है। लेकिन दिक्कत अब आ गई कि कमबख्त सारी की सारी जो करेंसीज है एंटी इंडिया कैसे हो गई। सारे के सारे हमारे रुपये जो अच्छे परफॉर्म करने लगी थी, इनफैक्ट आज रुपया एशिया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल आरबीआई ने $34 बिलियन खर्च किए रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए। इस साल भी हर महीने 3 से 4 बिलियन डॉलर रिजर्व बैंक बेचे हैं। रिजर्व बैंक ने 3 से 4 बिलियन डॉलर हर महीने बेचे हैं। अब आते हैं इससे आप पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सच तो यही है कि रुपया के कमजोर होने से सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा, आपकी जेब पर पड़ेगा। बताता हूं कैसे। अगर रुपया 5% कम हुआ तो सीधे 5% इंक्रीमेंट इन द प्राइस। सबसे पहले पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। इंटरनेशनल ओवरसीज एजुकेशन फीस और लिविंग कॉस्ट दोनों ही इमीडिएट बढ़ जाएंगे। फॉरेन ट्रेवल में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि होटल्स, फूड, ट्रांसपोर्ट सब डॉलर यूरो में जो पेमेंट हो रहा है वो महंगा हो जाएगा। इसीलिए रुपये का गिरना अच्छी चीजें नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।